हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 28 जून को होने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से पहले आप 2 वीडियो को और भी देख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप लोग का सेट 1 और सेट 2 को कवर करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप 2 वीडियो को पहले देख सकते हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं सेट 3। ठीक है, चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या है कि आने वाली वीडियो, ठीक है, जैसे साइंस का और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल है। सबसे पहले आप लोग को जानना होगा धुरी शक्तियाँ होती क्या है। ठीक है दोस्तों, जब विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है, विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय 2 शक्तियाँ में बट गई थी। ठीक है, पूरा विश्व। अब यहाँ पे एक था आप लोग का धुरी और दूसरा था मित्र राष्ट्र। एक होता है धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र था। ठीक है, मित्र राष्ट्र। अब ये 2 भाग में बढ़ गया था। अब ये धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल था, उन चीज़ का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। देखिए इसमें कौन कौन से शामिल था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। इस 4 देश ये धुरी शक्तियाँ साइड था, ये एक संगठन था। और मित्र राष्ट्र एक संगठन था, वहाँ पे भी कुछ कुछ देश शामिल थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया धुरी शक्तियाँ क्या होता है और इसमें कौन कौन से देश शामिल है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, स्लीपर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लकड़ी का वह चौपहल लंबा टुकड़ा या धरन जो प्राय रेल की पटरियों के नीचे बिछी रहती है। ठीक है, ये स्लीपर क्या होता है, रेल की पटरी जो होता है ना, उसके पटरी पर बिछा होता है ये। ठीक है, और ये लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जो कि पटरी को आपस में सटने नहीं देता है। ठीक है, तो ये होता है स्लीपर। समझ में आ गया। आगे आते हैं हम लोग, तीसरा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पे इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, गरीब उसको बोलेंगे जिसका आय स्तर एकदम बिल्कुल कम हो। ठीक है, और उसका आमदनी एकदम कम हो, वह अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता, उसी को तो हम लोग गरीब कहते हैं। जो ज़रूरत को पूरा कर लेगा उसको हम लोग गरीब कैसे कहेंगे, है ना। तो अपनी भौतिक ज़रूरतों को जो पूरा नहीं करता उसी को तो क्या कहते हैं, निर्धनता कहते हैं, गरीबी कहते हैं, है ना। समझ में आ गया, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए ध्यान से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकत्रित अनाज को उचित मूल्य वाले दुकानों के माध्यम से समाज के सबसे अधिक निर्धनों में वितरित किया जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है दोस्तों, जिस तरह से आप लोग को लाल कार्ड हरा कार्ड से जो आप लोग को राशन मिलता है, मतलब उसमें क्या है, एक उचित मूल्य है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जितना भी अनाज जो होता है भारतीय खाद्य निगम में जो एकत्रित अनाज होता है, उसको एक मूल्य, उचित मूल्य में दुकानों के माध्यम से समाज में सबसे अधिक निर्धनों में वितरित किया जाता है, मतलब बांटा जाता है गरीबों में। ठीक है, जैसे जिसका लाल कार्ड वगैरह वगैरह है ना, तो उन लोग का क्या है, अनाज मिलता है ना फ्री का। ठीक है, एक निश्चित मूल्य लेकर। ठीक है, आप लोग को पता होगा 1 रुपये करके आप लोग को चावल मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक का मतलब कि सभी का, ठीक है, सरकारी एक तरफ से, वितरण मतलब होता है बांटना, और प्रणाली का मतलब होता है मेथड। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसका गठन कब किया गया। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। ठीक है, वैधानिक मतलब होता है कानून। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र मतलब कि फ्रीडम है ना, वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है, तो आपका जो सवाल किया गया है, क्या पूछा है, मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो सिंपल से आप लिख दीजिएगा 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप शिक्षा अभी ले रहे हैं ना, आप शिक्षा लड़के ले रहे हैं ना, उसी को तो शिक्षा का अधिकार कहते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या है ये, कब हुआ है। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। सही बात है, ये हम लोग का क्या है, मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है ना। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे शिक्षा अधिकार का एक मौलिक अधिकार बना दिया, मतलब कि 6 से 14 वर्ष लोगों को यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और भी है कि शिक्षा से कोई वंचित नहीं आपको नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि आप शिक्षा ले सकते हैं, लड़के ले सकते हैं, तो ये हो गया आप लोग का शिक्षा का अधिकार। तो आप लोग इतना लिख देंगे तो यहाँ से आप लोग का 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका आंसर क्या लिखना है, मानसून में विराम, मानसून की एक प्रकृति है। ठीक है, बिल्कुल है। वर्षा में विराम, विराम का मतलब होता है रुकना। ठीक है, इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। मानसूनी वर्षा एक वर्ष में कुछ दिनों तक ही होती है, यानी कि मानसून में विराम क्या होता है कि एक टाइम में वर्षा विराम हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो वो हो गया आप लोग का मानसून विराम। यानी कि आप लोग का अगर देखते हैं तो वर्षा ऋतु आप लोग का 3 से 3 महीना रहता है, बाकी गर्मी ठंडा इस तरह से रहता है ना, शीत ऋतु सारा चीज़। तो ये हो गया आप लोग का मानसून विराम। क्लियर हो गया। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नाज़ी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे। तो नाज़ी लोग जो थे, ठीक है, हिटलर वाले लोग, ठीक है, हिटलर सब, तो वो यहूदियों से घृणा क्यों करते थे, इसकी वजह क्या थी। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग, जर्मन लोगों द्वारा यहूदियों से घृणा करने की निम्न वजह थी। क्या क्या थी देखते हैं। नाज़ी विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है, यानी कि यहूदी को एकदम छोटा जात माना जाता था। ठीक है, इसीलिए उससे क्या करते थे, घृणा करते थे। और जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी ही थी। जितना भी समस्या हो रहा था जर्मनी में, तो ये यहूदियों के ही कारण हो रहा था, इसलिए उन लोग से क्या करते थे, घृणा करते थे। यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो कहा जाता था। यहूदी लोग क्या करते थे, जर्मन में रहते थे कि जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्ती में रहते, जहाँ पे जर्मन लोग रहते थे वहाँ नहीं, वहाँ से अलग बस्ती में रहते, और जिससे उसी ही क्या कहते थे, घेटो कहा जाता था। ठीक है, तो आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है घेटो शब्द से क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, यहूदियों लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, जर्मन के अनुसार यहूदी आदतन हथियारे और सुदखोर थे। ठीक है, यानी कि बता रहा है कि जर्मन लोग को लग रहा था कि यहूदी लोग क्या थे, हथियारे हैं और सुदखोर है। ठीक है, सुद खाते। ठीक है, यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार एवं धन उधार देने का धंधा करते थे, इसीलिए उन लोग से क्या करते थे, नाज़ी लोग, जर्मन लोग घृणा करते थे। ठीक है, यहूदी लोग क्या करते थे, धन उधार देने का धंधा करते थे, मतलब उधार देता था, लालच देता था। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर सवाल, औपनिवेशिक काल व्यावसायिक खेती क्यों विस्तार हुआ। औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ, तो इसका उत्तर देखिए दोस्तों, इस काल को जब अंग्रेज ने अपना शासन किया उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। मतलब इस काल को जब अंग्रेज ने यहाँ अपना शासन किया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, औपनिवेशिक काल। जिस समय ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग यहाँ शासन कर रहे थे, उस काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं। क्लियर। इस काल में खेती खूब विस्तार हुआ, जिसके कारण मुख्य कारण इस प्रकार है, इस समय खेती का खूब विस्तार हुआ। ठीक है, खूब बढ़ा। अब इसके क्या क्या कारण है देखो, अंग्रेज ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, चाय, कपास का खूब विस्तार किया, क्योंकि इनकी खेती से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना रहती थी। सिंपल सी बात है दोस्तों कि यहाँ अंग्रेज लोग हैं ना, व्यावसायिक फसलों का खेती किया, कौन कौन सा, गन्ना, पटसन, चाय, कपास,
ये सब का पूरा विस्तार किया, मतलब पूरा बढ़ाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा आमदनी था, इससे ज़्यादा इनकम हो रहा था, इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, इसीलिए इसका व्यावसायिक खेती का विस्तार किया। तो ये पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था। ठीक है, इंग्लैंड के कारखानों को क्या चाहिए था? कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भी इन व्यावसायिक फसलों की पैदावार को बढ़ावा दिया गया। यानी कि इंग्लैंड के कारखाना लोग को मतलब जहाँ से अंग्रेज लोग आए थे, ठीक है, वहाँ के कारखाना में क्या था? कच्चा माल चाहिए था, जो कि ये भारत में आके यहाँ पे खेती कर रहे थे और वहाँ पे पार्सल कर रहे थे, भेज रहे थे। इसीलिए ये कपास, पटसन और चाय का खेती कर रहे थे। ठीक है, तो व्यावसायिक यहाँ पे किए। इसके बाद देखते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक है, क्यों है? ठीक है, तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले को शहर में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक शारीरिक कार्य करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग खुद देखते होंगे कि ग्रामीण के जो लोग होते हैं कितना मेहनत करते हैं, किसान लोग कितना मेहनत करते हैं, खेत पे जाते हैं, धान काटते हैं, धान ये करते हैं, मतलब बहुत काम करते हैं, शारीरिक रूप से बहुत काम करते हैं, इसीलिए उसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सी बात है। चलो इसके बाद हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? तो देखो, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा जो होता है कैसे प्रभावित होता है? तो कोई भी आपदा आता है जैसे कि भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, फसलों की व्यापक बर्बादी के कारण हुई अकाल जैसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। बिल्कुल होती है। अब खाद्य सुरक्षा प्रभावित नहीं होगा, जब बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, सुनामी आएगा तो फसल बर्बाद ही होगा, है ना। यदि कोई आपदा जैसे बाढ़ आती है तो खाद्यान्नों को कुल उत्पादन एवं आपूर्ति में कमी हो जाती है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए आप फसल खेत में उगाए हैं और अचानक बाढ़ आ गया तो आपके क्या होगा? यहाँ पे उत्पादन में कमी आएगा और आप किसी को दे नहीं सकेंगे, आपूर्ति नहीं कर सकेंगे, है ना। इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो जाती है। खाद्य की कमी से खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ जाती है। अगर जिस समय खाद्य कम हो गया, मतलब ठीक है, जो भी पैदा कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बाढ़ वगैरह आ गया तो आपका सबका जितना भी वहाँ पे जितना एरिया है वहाँ तो बाढ़ आ गया तो वहाँ पे जो उत्पादन होगा कम होगा, तो इससे क्या होगा? खाद्य में कमी आएगा तो उसका कीमत भी बढ़ जाएगा, है ना। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य नहीं खरीद पाते, स्थिति तब गंभीर हो जाती है। तो सिंपल से आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। बिल्कुल होती है ना। उसमें उत्पादन कमी हो जाती है, खाद्यान्न में कमी हो जाती है और कीमत बढ़ जाती है, उच्च कीमत पर खाद खरीद नहीं पाते हैं। तो ये सब क्या है? प्रभावित हो रहा है ना, प्रभाव है, इफेक्टेड है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला 12 नंबर सवाल। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, तो लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है? किसी लोकतंत्र में जनता नियमित समय अंतराल में अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है तथा यदि चाहे तो उनको बदल भी सकती है। लोकतंत्र में तो यही तो है, आप अपने एक समय अंतराल के बाद, मतलब कि 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, जो भी है, ठीक है, यहाँ पे 5 साल के बाद है, ठीक है, तो 5 साल के बाद अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सकते हैं और उसको चाहे तो बदल भी सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग का लोकतंत्र में चुनाव है, ठीक है। यह व्यवस्था चुनाव कहलाती है। ये क्लियर हो गया। इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव के आवश्यक समझा जाता है। इसलिए प्रतिनिधि क्या होता है? लोकतंत्र में चुनाव का आवश्यक समझा जाता है, यानी कि जो भी प्रतिनिधि है, ठीक है, तो आवश्यक समझा जाता है। चुनाव में मतदाता बहुत विकल्प बना सकते हैं, ठीक है। चुनाव अगर होता है तो लोकतंत्र भी होना चाहिए, मतलब कि अपना अनुसार हम किसी को भी वोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? वे अपने लिए कानूनों को बनाने वाले चयन कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो भी कानून बनना चाहिए, ठीक है, मान लो भारत में कानून जो बनना चाहिए, ठीक है, और वो बना देते हैं, ठीक है, तो वैसे प्रतिनिधि को हम लोग चुनेंगे। दूसरा, वे सरकार बनाने और मुख्य फैसलों को लेने वाले चुन सकते हैं, मतलब कि लीडरशिप भी बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे हो, ठीक है। तो जिसको हम लोग चुनेंगे तो वो बढ़िया हो, ठीक है, शारीरिक, मानसिक और हर तरह से वो ठीक हो, ठीक है, और फैसला लेने वाले हो, ठीक है, डिसीजन जल्दी से ले। गा नंबर, वे उस दल को चुन सकते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे आप लोग लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है, क्लियर हो गया। चलो इसके बाद हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ? मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? मानवाधिकार वह मौलिक एवं संक्राम्य अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। मानवाधिकार, ये अधिकार है ना, जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मानवाधिकार वह अधिकार है जो प्रत्येक मानव के है, क्योंकि यह वह मानव जो चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता, प्रजाति या नस्ल
यह धर्म या लिंग का हो, अतः मानव अधिकार वह अधिकार है जो हमारी प्रकृति में अंतर्निहित है। यानी कि मानव अधिकार में जो भी होता है, ठीक है, जितना भी आता है, ठीक है, तो ये क्या है, होना चाहिए, ये मौलिक अधिकार होना चाहिए। जैसे मान लो शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सब क्या है, हम लोग का मानव अधिकार है, ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो अब समझ में आ गया मौलिक अधिकार क्यों है, ठीक है। ये वो चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी नस्ल का हो, कोई भी राष्ट्रपति का हो, मानव अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में का वर्णन करें और उसके मुख्य वृक्ष के नाम लिखें, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का क्या क्या नाम है, तो देखिए वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले भाग को सर्वाधिक क्षेत्र तक फैले हुए हैं। आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, इसका पहला नाम। दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। अब दोनों को हम लोग डिफिनेशन करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहला आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन यानी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं। जैसे देश पूर्वी, ठीक है, पूर्वी भाग, देश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, हिमालय के गिरिपद में झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों और ढालों में। उदाहरण कौन कौन से है ये वन, ठीक है, तो है सागौन है, बांस है, साल है, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत आदि। ये सब क्या है हम लोग का, ठीक है, ये वन है। आर्द्र पर्णपाती वन में इतना ये सब पाया जाता है, ठीक है, सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, ये सब। तो क्लियर हो गया आर्द्र पर्णपाती वन, जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। ये देश के पूर्वी भाग में होते हैं, उत्तरी भाग में होते हैं, और झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, ये आप लिख सकते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। उसके बाद देखिए यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, ये 2 वन पाए जाते हैं। तो ये देखिए क्या लिखना है इसमें, उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। मतलब यहाँ वर्षा जो होती है ना 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच। जैसे प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, सागौन, साल, पीपल, नीम, ये सब पेड़ पाए जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 14 नंबर का सवाल का, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का वर्णन करें। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आप लोग को 2 वन होता है और दोनों का डिफाइन कर देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल। क्या लिखा है, वन संरक्षण के उपाय का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिख देखिए, सरकार को ऐसे कानून बनाना चाहिए जिससे शिकारियों को प्रतिबंधित वन्य पशु को शिकार करने में दंड मिलना चाहिए। मतलब वन संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे, मतलब कि हम लोग अगर जंगल का बचाव करने आप लोग को बोल दिए तो कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सरकार को ऐसा कानून बनाने बोलेंगे जिससे शिकारियों को, जो शिकार करते हैं, प्रतिबंधित वन्य पशु को शिकार करते हैं, उसको क्या करेंगे, दंड मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद दूसरा, राष्ट्रीय पार्क, पशु पक्षी विहार स्थापित किए जाने चाहिए जहां वन्य पशु सुरक्षित रह सकें। मतलब पार्क वगैरह जो भी पशु पक्षी विहार है, ठीक है, जिसको हम लोग चिड़ियाघर कहते हैं, ठीक है, तो वो सब स्थापित होना चाहिए ताकि वहाँ पे बड़ा बड़ा क्षेत्र को एक कवर करके वहाँ चिड़ियाघर टाइप से बनाना चाहिए ताकि जो भी वन्य जीव है वो सुरक्षित रह सके। तीसरा नंबर, वनों को काटने पर रोक लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए, ठीक है। वन संरक्षण का ये है। वनों में आग से रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, आग जो लगाता है उस पर ये दंड मिलना चाहिए उसको। तो इस तरह से हम लोग वन को संरक्षण कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है 16 नंबर, किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है, इस कथन का व्याख्या करें। मतलब किसी देश का आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन गहरा संबंध है, इसका आप लोग को उत्तर देना है। कैसे लिखना है देखो, 1980 के दशक में भारत की आर्थिक विकास दर विश्व के सबसे अधिक रही है, ठीक है। 1980 के दशक में आर्थिक विकास की दर जो है विश्व में सबसे अधिक ज़्यादा रहा है भारत में, ठीक है, 1980 के दशक में। समृद्धि दर 1970 के दशक में करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 90 के दशक में 6% हो गया। सोचिए कितना प्रतिशत चेंजेज हुआ, मतलब 3.5% था इसका औसत, ठीक है, जो कि 6% हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका आर्थिक विकास काफ़ी तेज हो गया भारत का। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब ये विकास हुआ तो क्या हुआ, निर्धनता कम हुआ ना, ठीक है, क्योंकि इसका औसत है आमदनी है जो कि 6% हो गया 3.5 से, ठीक है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में
निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा में भी निवेश अधिक होता है। ठीक है, आर्थिक विकास प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों की लड़कियों को सहित स्कूल भेजने का प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी देश के आर्थिक विकास का निर्धनता उन्मूलन एक बीच गहरा संबंध है। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर हो गया। इस 16 का आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, आप लोग के पास मात्र 5 दिन का टाइम है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लो। ठीक है, चलो इसके बाद 17 नंबर सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। भारत के चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। तो भारतीय चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटक निम्न प्रकार है। पहला, चुनाव क्षेत्र। ठीक है, लोकसभा तथा विधानसभाओं के सदस्यों के निर्वाचन के लिए देश व राज्यों के अनेक क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा अलग अलग है और सबका सदस्य अलग अलग है। लोकसभा में के लिए 543 क्षेत्रों में देश में बांटा गया जो जनसंख्या पर आधारित है। इन क्षेत्रों को चुनाव या क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। मतलब जो भी लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है, तो सब में अलग अलग सदस्यों की संख्या है और वहाँ पे निर्वाचन होता है एक क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में, है ना। तो ये हो गया। दूसरा नंबर, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर, इसको यहाँ पे डैश दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। अनुसूचित जनजाति व जाति या जनजाति के लिए 543 क्षेत्रों में क्रमशः 84 सीट और 47 सीट आरक्षित की गई है, जिनमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे भी क्या है ना, किसी को यहाँ पे प्राइमरी दिया गया है कि जिस तरह से वहाँ पे अनुसूचित जनजाति का लिए 543 क्षेत्रों में 84 सीट और 47 सीट आरक्षित किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का 84 और जनजाति का 47 सीट आरक्षित, मतलब कि उस 47 सीट में सिर्फ जनजाति ही लड़ सकते हैं और 84 सीट में अनुसूचित जाति ही लड़ सकते हैं, इसमें कोई दूसरा नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरह से। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर, भूमि या उच्चवाच, ठीक है, पर्वत, पठार मैदानों में वनस्पति की विभिन्नता होती है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर कृषि होती है, जबकि ऊपड़ और असमतल भूभाग पर जंगल एवं घास के मैदान हैं। यानी कि जो समतल होता है, ठीक है, उसमें उपजाऊ होता है। ठीक है, और जो ऊपड़ या असमतल होता है उस पर क्या होता है, जंगल या घास वगैरह होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित यहाँ पे करता है। मृदा भी करता है। मृदा इस कैसे करता है, विभिन्न प्रकार के मृदा विविध प्रकार के वनस्पति का आधार है। यानी कि जो पेड़ को जो मृदा चाहिए, जो मिट्टी चाहिए, वही रहना चाहिए। ठीक है, मरुस्थल बलुई मृदा की कटीली झाड़ियाँ, यानी कि जहाँ पे बलुई मृदा है वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। नदी मैदानों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, और पर्वतों की ढलानों पर गहरी मृदा की शंकुधारी सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक वनस्पति भी प्रभावित करता है। कौन कौन सा, भूमि का उच्चवाचन, भूमि का ऊंच नीच या फिर मृदा। ठीक है, तो ये था आप लोग का इसका आंसर, नोट डाउन कर लो एक बार। इसके बाद 19 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नेशनल पार्क को चिन्हित करें। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है, सिमलीपाल, मानस और काजीरंगा। ठीक है, तो का नंबर को हम यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे सिमलीपाल है, देख लीजिए, खा नंबर में मानस है और यहाँ पे गा नंबर में काजीरंगा। यहाँ पे आप लोग का क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये था दोस्तों आज का ये लास्ट सवाल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपने स्कूल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी टर्म 2 का तैयारी कर रहे हैं अच्छा से मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।